हेलो गाइज, 10th क्लास में आप लोग का स्वागत है। यूपीएससी की जो पीवाईक्यू एनालिसिस चल रही थी उसकी अगली कड़ी है और क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री क्लास है। मरणोत्तर काल तो हम दो पार्टों पर है। इसके पहले जो भी क्लास है वो सब डली है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य से पीछे जितनी क्लासेस डली है मौर्य साम्राज्य तक डल गई है। मरणोत्तर क्लास है और ये दो पार्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें स्थानीय राजवंश भी थे और विदेशी आक्रमणकारी भी थे, तो इसीलिए हम दो पार्ट में इसमें पढ़ाएंगे। इसमें कुछ कला जो मरणोत्तर काल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैक्सिमम जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कला संस्कृति के प्रश्न जाते हैं। गंधार कला, मथुरा कला, जो स्तूप जो बनवाया है कुषाण कालों ने, वो सब प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ राजवंश से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो भाई मेरा मेहनताना क्या हुआ, मेरा मेहनताना यह है कि लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए बच्चे हो, और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों के बीच में। और ऐप आ चुका है, मतलब ऐप है ही, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके, वहां से भी आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाया करेगा। प्लस जो भी कोर्सेज चल रही है संस्था द्वारा वो पता चल जाएगा, और उसमें नंबर डले हैं, इंक्वायरी नंबर, उससे कॉल करके मैनेजमेंट टीम से बात कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं सीधे, अब प्रश्न पे आते हैं। मरणोत्तर काल, तो मरणोत्तर काल का कैसे उठा? मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और मरणोत्तर काल में देखेंगे छोटे छोटे राजवंश उपस्थित हुए। मौर्य काल के पतन के बाद छोटे छोटे राजवंश उठा। साथ में उसी समय पैरेलल विदेशी आक्रमणकारी थे, वो भी आक्रमण कर रहे थे। तो मरणोत्तर काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, मरणोत्तर काल का जो था, मरणोत्तर काल जो था उसका समय पीरियड जो था, वो था 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक। 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक का ये काल था। इसको अंधकार युग भी कहा जाता है, डार्क एज भी कहा जाता है, क्योंकि ये काल था जिसमें पूरे भारतवर्ष में छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित हुए और विदेशी आक्रमणकारी भी आए। तो इस काल में एक तो स्थानीय राजवंश भी थे जो छोटे थे, और एक विदेशी आक्रमणकारी जो आए उन्होंने अपना राजवंश स्थापित किया क्षेत्रों पे। आक्रमणकारी हैं, विदेशी आक्रमणकारी भी अपने क्षेत्रों पे जीते और पैसा स्थापित किए। और ये काल जो था वैदिक धर्म के पुनर्जागरण का काल माना जाता है। वैदिक पुनर्जागरण का काल भी माना जाता है, क्योंकि इसमें फिर से अभी तक जो था बौद्ध साम्राज्य की, बौद्ध धर्म की जो व्याख्यान हो रही थी, बड़े स्तर पे प्रसार हो रहा था, वो प्रसार हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे हिंदुवादी तत्व यानी हिंदू धर्म के मानने वाले राजवंश सबसे अधिक हो गए। वो सूंग वंश हो या कन्नब वंश हो या सातवाहन वंश हो, जो स्थानीय राजवंश थे हिंदू धर्म को माने, उसमें बौद्ध धर्म को प्रसार दिए, सबसे अधिक प्रसार दिए वो ना हिंदू धर्म को। इसीलिए जो काल कहा जाता है वैदिक पुनर्जागरण का काल भी माना जाता है। ठीक है, काल माना जाता है। सबसे पहले हम विदेशी आक्रमणकारी पे चर्चा करेंगे, उसी पे प्रश्न बना हुआ है। क्या है? बहुत से यूनानियों, इंडो ग्रीक जो था, कुषाणों और शकों ने हिंदू धर्म के बजाय बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया? यानी मेनी ऑफ द ग्रीक्स, कुषाण्स एंड शक्स एम्पायर बुद्धिज्म रेदर देन इन द हिंदुइज्म, बिकॉज क्यों अपनाया था? तो इसके क्या कारण था? उसमें बौद्ध धर्म का बोलबाला था नहीं, उसमें बौद्ध धर्म का बोलबाला नहीं था। ठीक है, बौद्ध धर्म का बोलबाला था, ये नहीं, कंडीशन नहीं था, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति को त्याग दिया था। नहीं, जो भी विदेशी आक्रमणकारी हैं युद्ध करेंगे ही और हिंसा करेंगे ही तभी क्षेत्र जीत पाएंगे, और क्षेत्रों पे उत्तर पश्चिम प्रांतों में और भारत के मध्य भारत में यह शासन करेंगे। जाति आधारित हिंदू धर्म ने उन्हें आकर्षित नहीं किया। हाँ, उसमें जाति आधारित हिंदू धर्म थे, यानी जो अपर कास्ट वाले वो क्या करते थे, अलग भगवान की पूजा करते थे, और निम्न कास्ट वाले अलग भगवान की पूजा करते थे। इसलिए जाति धर्म आधारित हिंदू धर्म को उन्होंने आकर्षित नहीं किया, इसलिए उन्होंने मूव कर गया कहा, बौद्ध धर्म की तरफ कर गया। कहीं विष्णु की मेन पूजा हो रही थी और कहीं नारायण के अवतार की पूजा हो रही थी, नारायण की पूजा हो रही थी, कहीं राम की पूजा हो रही थी और कहीं कृष्ण की पूजा हो रही थी। तो ऐसे से हिंदू धर्म में बटे हुए थे, विभिन्न धर्म जाति वाले विभिन्न भगवानों की पूजा करते और अलग धर्म अलग अपनाते थे। तो इसीलिए आकर्षित नहीं हो पाए और वो बौद्ध धर्म की तरफ मूव कर गए। और विदेशी आक्रमणकारी खास कर
कुषाण जो थे महायान बौद्ध धर्म को सबसे अधिक प्रश्रय दिए हैं, और अशोक के बाद यदि किसी ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया तो वो है कुषाण। कुषाण में कनिष्क, और कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम चर्चाएं कर लेते हैं, ये चारों राजवंशों की चर्चाएं कर लेते हैं। मरणोत्तर काल में जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे उनकी चर्चाएं कर, हम मरणोत्तर काल पे चर्चा करते हैं, खासकर विदेशी आक्रमणकारी जो आए थे, विदेशी आक्रमणकारी आए थे उसका पहले क्रम बता देते। पहले कौन आए तो हिंद अवन आए थे, पहले हिंद अवन, यानी अंग्रेजी में बनाएंगे तो इंडो ग्रीक आए थे। ठीक है, हिंद अवन आए। दूसरे स्थान पे आए हिंदवन या इंडो ग्रीक या यमन बोलते हैं इनको, शक आए। फिर पार्थियन आए जो पहलव भी बोलते हैं, पार्थियन यानी पहलव भी बोलते हैं, पहलव भी बोलते हैं। और इसके स्थान पे आए कुषाण आए, कुषाण है। इसके बाद कौन सा है, कुषाण आए। ठीक है, तो पहले हम इंडो ग्रीक की चर्चा कर लेते हैं मोटे मोटे तौर पे। इंडो ग्रीक में कौन कौन था, इंडो ग्रीक यानी यमन, यमन यानी इंडो ग्रीक की चर्चा करते हैं। आए कहां से थे इंडो ग्रीक लोग। इंडो ग्रीक की चर्चा यह है कि भारत पे आक्रमण क्यों किया, क्या कारण था। भारत में आक्रमण करने से कारण यह था कि सबसे पहले इंडो ग्रीक ने, यमनों ने भारत में आक्रमण किया, वो था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम था नाम, पता है इंडो ग्रीक का नाम है, डेमेट्रियस प्रथम था। बैक्टीरिया के क्षेत्र में विद्रोह होने का, एक बैक्टीरिया का क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रांत में बैक्टीरिया का क्षेत्र था, जहां विद्रोह होने के कारण भाई ये लोग मूव करना शुरू किए, और नए क्षेत्र जीतने के चाह में, नए क्षेत्र जीतने के कारण जिज्ञासा मन में आई कि एक नया क्षेत्र जीता जाए, जहां विद्रोह हो गया। उसके बाद आए कौन, यूक्रेटाइट्स आए थे। उसके बाद पहला जो था डेमेट्रियस था, दूसरा यूक्रेटाइट्स आए थे, भारत पे आक्रमण किया बैक्टीरिया क्षेत्र में, क्या विद्रोह होने के बाद। ये दो शाखाएं बैक्टीरिया के आए, अतः भारत में दो कुलों का क्या हुआ, दो कुलों का शाखाएं स्थापित हुई बैक्टीरिया के यवन के। बैक्टीरिया के यवन के दो कुल स्थापित हुए, बैक्टीरिया के यवन के दो कुल स्थापित हुए। कौन कौन, पहला जो शाखा स्थापित हुआ एक था डेमेट्रियस प्रथम, जो पहली बार आक्रमण किया था, डेमेट्रियस प्रथम। और एक हुआ यूक्रेटाइट्स। इसमें जो है इसका मुख्यालय कहां था, राजधानी कहां था, सियालकोट। सियालकोट कहां पड़ता है, साकल या सियालकोट, यानी कैपिटल जो बनाया इन्होंने साकल को बनाया, यानी सियालकोट यानी पाकिस्तान के रीजन बनाया, सियालकोट। और इसका एक सबसे प्रतापी शासक हुआ, सबसे महान शासक हुआ मिलिंद। राजा मिलिंद जो था, इसका सबसे मिनांडर जो बोलते हैं, सबसे फेमस शासक हुआ। इसी पर प्रश्न सबसे अधिक बनते हैं। इसका यूक्रेटाइट्स वंश का था, यूक्रेटाइट्स वंश का जो था, इसमें स्थापना यूक्रेटाइट्स ने किया था। और राजधानी कहां थी, तक्षशिला। कैपिटल कहां थी, तक्षशिला। और इसका सबसे प्रतापी शासक हुआ एंटिलियस प्रथम। एंटिलियस जो है प्रथम, इसका सबसे प्रतापी शासक हुआ। ये था बैक्टीरिया के एवन क्षेत्र से आए थे, और ये इनकी कहानी पूरी। अब है कि भाई इसमें हम चर्चा करेंगे मिनांडर मिलिंद प्रभु की चर्चा करेंगे। किसकी, मिनांडर और मिलिंद प्रभु की सबसे अधिक चर्चा करेंगे। शासक तो बहुत हुए, चलिए ये मिलिंद जो थे, मिलिंद या मिनांडर कहेंगे, मिलिंद, ये बौद्ध भिक्षु नागसेन से बहुत प्रभावित हुए। बौद्ध भिक्षु नागसेन से बहुत प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म अपनाए। बौद्ध भिक्षु जो था नागसेन से प्रभावित होकर और बौद्ध धर्म को अपनाए। उसके बाद इनका डिबेट शुरू, मिलिंद और नागसेन का जो वार्ता हुआ, डिबेट हुआ, मध्यवार्ता हुआ, वो एक पुस्तक लिखी गई, मिलिंद पनोह एक पुस्तक लिखी गई, जिसमें मिनांडर और नागसेन के मध्य वार्ता जो वार्तालाप चर्चाएं हुई थी, उस पर एक पुस्तक आधारित है, मिलिंद पनोह। ठीक है, मिलिंद पनोह पे स्थापित थी। इसके बाद ये पुस्तक पूछी जाती है,
इसके बाद जो हमने बताया था यूक्रेटाइस वंश का था, उसमें जो महत्वपूर्ण शासक था एंटियोकस, इसका जो बताए थे यूक्रेटाइस वंश का जो शासक था एंटिलियस किट्स, ये महत्वपूर्ण शासक था। इसने एक राजदूत भेजा शुंग शासक में। अभी स्थानीय वर्ग पढ़ाएंगे तो बताएंगे। शुंग शासन जो था, शुंग शासन में एक राजदूत भेजा, भागभद्र शुंग शासक जो था भागभद्र से विदिशा के दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। हेलियोडोरस को भागभद्र ने हेलियोडोरस को भेजा था। इसने क्या किया? हेलियोडोरस क्यों फेमस हुआ शुंग शासक में? इसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और इसने विदिशा में, इसने जब यहाँ दरबार में आया तो इसने भागवत धर्म ग्रहण करके और कहां पे? विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया, गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। ये आर्ट एंड कल्चर दोनों साथ का प्रश्न है एंड धार्मिक संस्कृति दृष्टिकोण से प्रश्न है। अच्छा, यूनानी संपर्क से क्या क्या फायदा? यूनानी संपर्क से क्या हुआ कि राजत्व का जो दैवीय सिद्धांत आ गया, मैं राजा में दैवीयत्व की भावना आने लगी, राजत्व का दैवीय सिद्धांत आ गया। सांचे में सिक्के ढाले जाने लगे, सिक्का भी ढालता था सिंपल। अब सांचे में जो सांचा बना के सिक्के ढाले जाने लगे थे, सिक्का निर्मित होने जाने लगे थे। मुद्राओं पे राजाओं का नाम अंकित होने लगा था, मुद्रा पे राजा का नाम अंकित होने लगा था, उसकी तिथि, उसका चित्र सब अंकन होने लगे थे। ठीक है। और काल गणना और भारतीय कैलेंडर, सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन, संवत का प्रयोग सब यूनानियों का था, इंडो ग्रीक का देन था। यानी कौन कौन? काल गणना करना, साप्ताहिक दिन जो होते हैं 7 दिन, भारतीय कैलेंडर को जो है यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अपनाएगा, सब इंडो ग्रीक का देन था। ये सब 12 राशियों का एवं ज्योतिष विज्ञान यूनानियों का ही देन था। 12 जो राशि थे और ज्योतिष विद्या होता है, एस्ट्रोलॉजी का जो विकास होता है, यूनानियों का ही देन था। ये सब नाटकों में प्रयुक्त होने वाले यवनिका जो था, क्या किसका था? यूनानियों का ही देन था। और भारत में सोने के सिक्के चलाने वाले कोई प्रथम शासक हुआ नियमित रूप से, वो कौन थे? ये इंडो ग्रीक थे। सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक, नियमित रूप से चलाए थे कुषाण वंश वाले। ठीक है। और स्थापत्य कला में गंधार शैली, स्थापत्य कला में हम लोग पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। गंधार शैली जो इंडो ग्रीक, जो हेलेस्टियन जो क्लास था, तो इंडो ग्रीक शैली और रोमन शैली और भारतीय शैली का मिश्रण जो बोलते हैं वो गंधार शैली बोलते हैं। तो गंधार शैली के विकास में इंडो ग्रीक का बहुत बड़ा योगदान था, जो भारतीय कला के साथ मिश्रण करके बनाया गया गंधार शैली। वो अलग से डिसाइड करते हैं। इसके बाद आए दूसरा शक आए। ये कहां से आए थे? ये अफगानिस्तान से आए थे। यूनानियों के बाद एशिया की शकों पर भारत में आक्रमण हुआ था। यूनानियों के बाद शकों का आक्रमण हुआ और शक के 5 शाखा यहां पे स्थापित हुई। शक वंश की 5 शाखा यहां पे स्थापित हुई। पहला था अफगानिस्तान, पहला शाखा जो स्थापित हुआ अफगानिस्तान। दूसरा शाखा स्थापित हुआ पंजाब, जिसकी राजधानी तक्षशिला रह गई। दूसरी शाखा स्थापित हुई वो पंजाब शाखा थी। तीसरी एक मथुरा में शाखा स्थापित हुई, मथुरा। चौथी शाखा जो स्थापित हुई यानी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कहा? महाराष्ट्र में नासिक शाखा बोलते हैं, नासिक शाखा। और इसी में नहपान जो था एक फेमस राजा हुआ इसका, नहपान इसका फेमस राजा, नहपान फेमस राजा। ठीक है। और एक था मालवा शाखा, इसका एक था मालवा शाखा स्थापित हुआ, मालवा शाखा स्थापित हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी क्या है इसमें, अब सबके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं और एक एक शाखा के बारे में जो फेमस काम किया उन्होंने, उनकी जानकारी लेते हैं। पंजाब शाखा जो बताए थे उसकी राजधानी तक्षशिला थी, पंजाब की राजधानी तक्षशिला। पंजाब शाखा की राजधानी, क्योंकि पंजाब वाला ये बेल्ट है तो तक्षशिला इसकी राजधानी हो गई, अफगानिस्तान बेल्ट वाला। ठीक है। इसमें मथुरा शाखा जो था, जो मथुरा शाखा था, मथुरा शाखा जो स्थापित हुआ था
इसमें जो इसका प्रथम शासक था राजुल था। शासक कौन था? राजुल। राजुल। और इस शाखा के शासकों को किसने जीता? तो गुप्त साम्राज्य थे, विक्रमादित्य ने इसमें क्या है, जब गुप्त पर हम रहेंगे तो वहां पे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने इस शाखा को जीता और यहाँ के शासकों को भगाया। नासिक शाखा, नासिक शाखा की बात मैं करूं तो इसका फेमस राजा जो हुआ नहपान हुआ। फेमस राजा नहपान हुआ। क्या काम किया नहपान ने? नहपान को जो हराया था किसने? सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया और उस क्षेत्र को कब्जे में ले लिया था। और ये नहपान था। मालवा शाखा, मालवा शाखा एक अफगानिस्तान का शाखा तो ऑलरेडी चल ही रहा है। मालवा शाखा का फेमस जो राजा हुआ, सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन सा हुआ शासक? शक शासक रुद्रदामन की मैं चर्चा कर चुका हूं। क्या था? इसने जूनागढ़ अभिलेख खुदवाया था जो काव्य शैली में था, संस्कृत भाषा में था, जहां सुदर्शन झील की चित्र मिलती है। यहीं पे चार राजाओं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, खुद रुद्रदमन और किसके स्कंदगुप्त की चर्चा मिलती है। इसी शाखा की एक शासक हुआ रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय एक फेमस शासक हुआ और इसको हराया किसने? तो रुद्र सिंह तृतीय को हराया चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य हराया। और हराने के उपलक्ष्य में इसने व्याघ्र शैली में सिक्के चलाए थे। व्याघ्र शैली में विक्रमादित्य ने सिक्के चलाए थे। व्याघ्र शैली में सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए। इसको हराने के बाद चांदी के सिक्के चलाए। साथ में विक्रम संवत की जो अवधारणा थी, विक्रम संवत 57 ईस्वी की जो बात की जाती है, 57 ईसा पूर्व की जो बात की जाती है, ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व की जो बात की जाती है, फेस लिख देते हैं। विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत जो 57 ईसा पूर्व है, इसे जीतने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य ने चलाया था रुद्र सिंह द्वितीय हराने के बाद। ठीक है, इसकी यही है शकों की बात है। शक के बाद हम चर्चा करेंगे। अब हम पहलव, कुछ फेमस नहीं, पार्थियन है पहलव। ये जो मध्य एशिया से ईरान से आए थे, ये पार्थियन या पहलव जो थे, ये कहां से आए थे? मध्य एशिया के ईरान बेल्ट से आए थे। यहाँ पे आए थे पहलव, ईरान से आए थे। बस इनका एक फेमस राजा हुआ, उसके बारे में जान लीजिए। वो था माओ माउस। इस पे प्रश्न अभी तक नहीं बने हैं। और एक गोंडा फर्निस अभिलेख होता है। गोंडा फर्निस अभिलेख है जो पहलव वंश के थे। इस अभिलेख की जानकारी होनी चाहिए। बस पूछ दे किस वंश का था, तो गोंडा फर्निस अभिलेख था। अब हम लोग आते हैं कुषाण वंश पे। अब आते हैं हम लोग कुषाण वंश पे आते हैं। कुषाण वंश पे आते हैं हम लोग। कुषाण कहां से आए थे? ये भी मध्य एशिया से आए थे। कहां से? मध्य एशिया के यूची ट्राइब थे। यूची जनजाति के लोग थे। मध्य एशिया के यूची जनजाति के लोग थे और इन्होंने भारत पे आक्रमण किया। क्या किया? भारत पे आक्रमण किया। और भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला कोई हुआ यूची टाइप का कुजुल कटफिसस भारत पे पहली बार आक्रमण करने वाला कुषाण वंश में वे कुजुल कटफिसस था। ठीक है। और इसका चलिए, उसके बाद कुजुल कटफिसस बाद जो सत्ता पे आया भीम कटफिसस है कटफिसस। क्या क्या काम हुआ भीम कटफिसस का? ये काम देखिए भीम कटफिसस का। अच्छा, कुषाण वंश आए तो अवधारणा क्या क्या लेके आए? उन्होंने अवधारणा देवपुत्र की अवधारणा, उनके राजा जो थे देवपुत्र की अवधारणा लेके आए थे। यानी देवपुत्र की अवधारणा लेके आए थे। महाराजा धीराज की उपाधि लेते थे, देवपुत्र की अवधारणा लेते थे, ये थे। अब भीम कटफिसस ने क्या क्या काम किया देख लीजिए। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसी को कहते हैं? कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक जो है, वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक किसी को कहा जाता है। ठीक है। और इसने जब आया, जब यूची ट्राइब से आए थे, तो इसने पहले तक्षशिला को जीता। तक्षशिला के बाद पंजाब पे अधिकार किया। तक्षशिला को जीता, पंजाब को जीता। पंजाब के बाद धीरे धीरे क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया। इसलिए इसका योगदान क्या? इसका योगदान रहा
कि इसने सिक्कों पे क्या उसने सिक्के जारी किए, एक और उसने यूनानी लिपि में लिपि जारी की और दूसरी खरोष्टी लिपि लिखी गई। एक सिक्के उसने सिक्का जो बनाया चालू किया था, तो एक और यूनानी लिपि में कुछ भाषाएं लिखी गई थी, एक और खरोष्टी लिपि में कुछ चीजें लिखी गई थी, खरोष्टी लिपि में लिखी गई, ठीक है। और सिक्कों पे उन्होंने शिव नंदी त्रिशूल के चित्र बनवाए थे। सिक्कों पे किसके किस, शिव नंदी बैल जो होता है, त्रिशूल के चित्र बनवाए थे। इसलिए सिक्कों के माध्यम से पता चलता है इनकी क्या धार्मिक दशा के बारे में पता चलता है, सामाजिक दशा के बारे में पता चलता है, सांस्कृतिक बारे में पता चलता है। और इन्होंने महेश्वर की उपाधि ली थी, यानी कहने का तात्पर्य ये हिंदू देवत्व को अवधारणा को अपना लिया था। भगवान शिव को, शंकर को ये मानने लगे थे, तभी तो शिव नंदी की बैल की त्रिशूल की चर्चा चलती है, महेश्वर पद्धति है। और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाले, वो तो चलाए थे ही, भारत में सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के चलाने वाले यही थे, ठीक है, सोने के सिक्के चलाने वाले यही थे। अब इसका शासन जो था ये विभीषण था, उसके बाद आया कनिष्क, इसका महान शासक जो था कनिष्क था, इसके बारे में जानकारी थी। कनिष्क ने क्या क्या काम किया? कनिष्क 78 ईस्वी में ये सत्ता पे आया, उसने शक संवत चलाया था, शक संवत चलाया था, राजगद्दी पे 78 में बैठा था। और इसने पुरुषपुर पेशावर राजधानी बनाया था, दूसरी राजधानी इसने मथुरा बनाया था। एक राजधानी इसने पुरुषपुर पेशावर बनाया था, जहां इसने स्तूप का निर्माण किया। और यही पे है कहा शाहबेजी ढेरी स्तूप भी बनवाया था यहीं पे इसने। और एक इस राजधानी थी मथुरा, एक राजधानी थी इसकी मथुरा, ठीक है, मथुरा इसकी राजधानी थी। स्तूप बिहार का निर्माण पुरुष पे पेशावर में किया था। और इसने इसी के समय में आपको चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है। बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में होता है, कश्मीर के कुंडलवन में होता है। और जो है वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। यानी इसने महायान बौद्ध धर्म को बड़े स्तर पर प्रश्रय दिया था। और इसी के समय मथुरा और गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, मथुरा और गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। ये मूर्ति शिल्पकला में ये सबसे बड़े योगदान दिया था इसने, ठीक है। और इसने एक और काम किया जो सिल्क रोड था, आप देखेंगे यहाँ भारतवर्ष में सिल्क रोड, चीन के पास सिल्क रोड था, इस पे भी कब्जा कर लिया था, इसे सिल्क रोड पे भी कब्जा कर लिया था। और सिक्कों पे इसने बुद्ध का अंकन करवाया था सिक्कों पे। और इसने सिल्क रोड, चीन जो रोम साम्राज्य का सिल्क रोड था, उस पे भी कब्जा कर लिया था इसने। एक इसका अभिलेख था सिंध क्षेत्र में, सुई विहार अभिलेख जो सिंध क्षेत्र में, उसकी भी जिक्र मिलती है। सिंध क्षेत्र में सुई विहार अभिलेख के माध्यम से इसके बारे में पता चलता है, किसके, कनिष्क के बारे में पता चलता है इसने। चलिए, और राजतरंगी में तो चर्चाएं मिलती है इसके बारे में। इसने जब मैप तो है ही, इसका मैप तो है ही, एक मिनट मैप दिखाते हैं, कनिष्क का मैप तो दिखाई देते हैं आप लोगों को। ये देखिए कुषाण एम्पायर का ये मैप है। ये देखिए बैक्टीरिया क्षेत्र को जीता इसने, पामीर को जीता, बैक्टीरिया हिंदू कुश को जीता, अर्कोसिया जो आपको मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था, और मथुरा उसकी दूसरी राजधानी थी, तक्षशिला इसकी पहली राजधानी थी। थोड़ा सा मैप नीचे कर लेते, अच्छा अब ठीक है। तक्षशिला इसकी पहली राजधानी थी, मथुरा दूसरी राजधानी थी। और धीरे धीरे इंडस वैली बैबियन तक आप कब्जा किया था। उसी समय सातवाहन समकालीन शासक थे और इसने पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया। यहाँ पे साकेत को जीता और अयोध्या को जीता और पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया इसने। और पाटलिपुत्र पे आक्रमण करने के बाद इसने क्या किया, वहां से बुद्ध का दीक्षा पात्र और औसकुद विद्वान को यहां से पकड़ के ले गया और तांबे के सिक्के पे बेली की बदी पर बलि देते हुए
दर्शाया गया है। तांबे के सिक्के पे बलि देते हुए दर्शाया गया है, इसके समय की घटना है। और महास्थान पे जो पाई गई सोने की मुद्रा है, और इसमें महास्थान जो है महास्थान जो है कहाँ, बांग्लादेश में, यहाँ पे खड़ी बुद्ध की मूर्तियां पाई गई है जो बुद्ध के समय की है। खड़ी बुद्ध की मूर्तियां, कनिष्क की खड़ी मूर्ति पाई गई है जो कनिष्क के समय की है इसमें। और एक खतक अभिलेख था, खतक अफगानिस्तान में खतक अभिलेख था, और इसके अलावा साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंबा तक क्षेत्र पर यह विजय कर चुका था ये पूरा। ठीक है। इसके दरबार में कौन कौन विद्वान आते थे? तो पार्श, वसुमित्र, अशोक घोष, नागार्जुन, चरक। और अशोक घोष थे राजकवि थे इसमें, और अशोक घोष ने 2-3 किताबें लिखी थी, शौर्यानंद, बुद्ध चरितम और सारिपुत्र प्रकरण, ये किताबें लिखी थी इनके समय में। चलिए, ये सब कहानी कनिष्क की है, और कनिष्क सबसे महान शासक हुआ। उसके बाद आया ह्यूस्क आया, उसके बाद जो शासक आया ह्यूस्क आया, और उसके बाद धीरे साम्राज्य का ये पतन होना शुरू हो गया। और इसमें भी शिव, स्कंद, विष्णु, नंदी इसके सिक्कों पर मिलते हैं। उसके बाद वासुदेव की चर्चा मिलती है, और इसमें कनिष्क यानी कुषाण वंश की राजभाषा संस्कृत थी। साटक कपड़ा मथुरा से बनाया जाता था, ये सब मिलती है। बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया गया था, ये सब कहानियां मिलती है। तो ये है हमारे किसका कहानी, कनिष्क की चर्चा है। अब प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न पे आ जाते हैं। ये प्रश्न तो हो गया, ये मैं बाद में बताएंगे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कि शुरुआती दौर में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित इंडो ग्रीक साम्राज्य था। कौन? तो बैक्टीरिया से आए थे। इंडो ग्रीक साम्राज्य स्थापित था कौन? वो बैक्टीरिया साम्राज्य था। क्या सिथियन तो था नहीं, बैक्टीरियन साम्राज्य था। ये जेट्रोसिया नहीं था, रेडिया नहीं था, कौन था? बैक्टीरिया साम्राज्य था। अब जस्ट बताए हैं अभी हम। भारत में सैन्य शासन की प्रथा का सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया था? सैन्य शासन की प्रथा का शुरुआत सबसे पहले करने वाला था वो यूनानी शासक थे। यूनानी शासक का बहुत योगदान है गंधार कला में, सोने के सिक्के में, लिपि बनवाने में, तिथि अंकन करने में, राजाओं के चित्र अंकन करने में, जिससे राजाओं के बारे में, राजा की समय काल क्या होता है, सामाजिक धार्मिक स्थिति क्या है, उस मूर्तियों पे उन्होंने सिक्कों के माध्यम से बताया, और मूर्ति कला भी फेमस किया उन्होंने। तो ये है कहानी। निम्नलिखित में किसने कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में दौरान आयुध बौद्ध परिषद का अध्यक्षता की थी? तो कश्मीर के कुंडनबल में वसुमित्र द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। जस्ट बताया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।